तो कहानी की शुरुआत होती है जैक नाम के फॉरेस्ट रेंजर से, जो आज भी जंगल में गश्त पर निकला हुआ है। पर उसे यह अंदाजा नहीं कि आज का दिन उसके लिए हमेशा के लिए यादगार रहेगा, क्योंकि अगले ही पल उसके ऊपर किसी अनजान जगह से हमला होता है। हालांकि ये हमला तीर से हुआ था तो वो बच गया, लेकिन ये था कौन जो आज के जमाने में तीर से हमला कर रहा है, और अगर कर भी रहा है तो क्यों कर रहा है? इसी बात का पता लगाने के लिए उसने अपनी जैकेट उतारी और बंदूक लेकर आगे बढ़ा। जैकेट इसलिए उतारी ताकि वो तेज भाग सके, लेकिन काफी देर हो गई और अभी तक उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ और ना ही आसपास उसे कुछ दिखाई दिया। हो सकता है कि वो जो कोई भी था वहां से भाग गया होगा या फिर कोई शिकारी होगा। अब यही सब उसके दिमाग में चल ही रहा होता है कि इतने में एक और तीर आई और इस बारी वो जाकर उसके सीने के हल्के से ऊपरी भाग पर घुस गई, जिससे वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। दर्द में कर्रा रहा जैक उस तीर को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो बीच से ही टूट जाती है। इसीलिए वो उसे फौरन इस जगह से बाहर निकलना होगा, वरना इन्फेक्शन से उसकी मौत हो सकती है। अब भागते हुए जंगल से बाहर आया जहां उसे उसकी कार खड़ी थी, लेकिन उसकी बदकिस्मती से उसकी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही है। लेकिन आज सुबह ही उसने तो टैंक फुल करवाया था, तो फिर खत्म कैसे हो गया? क्या ये उस शिकारी की चाल है? खैर अभी ये सब सोचने का समय नहीं है उसके पास, क्योंकि खून तेजी से बह रहा है। इस वजह से उसने पैदल का रास्ता चुना और जिस दौरान उसकी नजर झाड़ियों में खड़ी एक कार पर पड़ी। हो सकता है कि ये उसी अनजान व्यक्ति की हो जिसने उसे जान से मारने की कोशिश की। तो उसने उस पर एक मार्क बना दिया और फौरन घर को आ गया। काफी दर्द भरे एहसास के साथ उसने उस तीर को बाहर निकाला, जो देखने में काफी पुराने समय का लग रहा था। आज के समय में ऐसे एरो नहीं बनते। अब आपको लग रहा होगा कि जैक हमेशा से एनिमल लवर रहा है, पर ऐसा नहीं है। पहले वो खुद भी एक जमाने में शिकारी था, जिसकी पूरी टाउन में चर्चा थी। पर उसकी बेटी अलीना को उसका ये काम पसंद नहीं था और यही वजह है कि उसने ये काम छोड़ दिया। दरअसल एक दिन जब वो अपनी बेटी के साथ कहीं से लौट रहा था, तो वो कुछ सामान लेने के लिए उतरा और जब वापस आया तो उसकी बेटी अचानक कहीं गायब हो गई। आज पूरे 5 साल होने को आ गए और आज भी वो उसे मिसिंग पोस्टर लगाता रहता है। लेकिन उस गम को बुलाने के लिए उसने शराब का सहारा लिया, जो इतनी ज्यादा हो गई कि उसकी बीवी तक उसे छोड़कर चली गई। और इसीलिए वो अकेले ही रहता है। अपनी बेटी के लिए फॉरेस्ट रेंजर बन गया ताकि जानवरों को बचा सके, जैसे वो चाहती थी। उसने आधे से ज्यादा जंगल में कैमरास लगा रखे हैं, जिसकी मदद से वो घर बैठे ही सारी चीजों पर निगरानी रखता है। तो वहीं दूसरी ओर हम टाउन के न्यू शेरिफ एलिजाबेथ को देखते हैं, जो पुलिस इंचार्ज कार्ल के पास जाती है और अपने भाई क्रूम को छुड़ाने के लिए, जिसे एक अबैंडन फैक्ट्री से पकड़ा गया है, जहां पर उसने 2 नंबरी काम किए होते हैं। अब यहाँ पर एलिजाबेथ की पोस्ट के कारण उसे छोड़ दिया जाता है, बस एक वार्निंग देकर। पर वापस जाते समय वो अपने भाई से पूछती है क्या उसने किसी को मारा है, तो वो बताता है कि नहीं, बल्कि उसे तो फैक्ट्री में काम करने वाले आदमी उन्हें मारा है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि मैं किसका भाई हूँ। अब एलिजाबेथ उसे वहां से जाने से मना करती है, पर वो कोई जवाब नहीं देता। इस बीच उसके पास एक कॉल आई, एक नदी किनारे लाश मिली है, इसीलिए वो उस जगह के लिए निकल गई। इधर जैक के पास उसकी एक्स वाइफ आती है, जो चाहती है कि वो अपनी बेटी का फ्यूनरल कर दे, क्योंकि वो दोबारा माँ बनने वाली है और वो नहीं चाहती कि किसी भी बुरे अतीत के साथ उसके आने वाले बच्चे पर असर पड़े। लेकिन जैक मना करता है उन पेपर पर साइन करने के लिए, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा है कि उसकी बेटी जिंदा है। और जब उसकी बीवी ने देखा कि वो अभी भी नशे में है, तो वो वहां से ये कहकर चली गई कि 2 हफ्ते बाद उसका फ्यूनरल है, हो सके तो आ जाना। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है उसी क्राइम सीन पर, जहां पर सभी पुलिस वाले उस लड़की की लाश को काफी बारीकी से देख रहे थे, लेकिन उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता जिससे शिनाख्त हो सके कि इसका खून कैसे हुआ। तभी एलिजाबेथ के उसके गले पर चोट के निशान मिलते हैं। वो थोड़ा पुराना तो हो सकता है कि किसी के बदले की आग ने इसकी जान ले ली हो। और इसके बाद ये लोग आसपास की जगहों वाले इलाकों से खोजबीन करते हैं। इन्हें कुछ खून के निशान मिले, जिसका मतलब ये था कि ये काफी टाइम से घायल थे और जिंदा रहने की कोशिश में लगी थी, लेकिन वो खुद को ज्यादा देर जिंदा रख नहीं पाई। वहां उसे एक छिले हुए पेड़ पर एक टूटी हुई एरो दिखी, जिसे इन्होंने फोरेंसिक के लिए अपने पास रख लिया। अब स्टेशन आने पर जब एलिजाबेथ ने उसकी जांच की तो उसे उसके बीच में एक मार्क दिखा। हूबहू ये एरो उसी तरह लग रहा है जैसे जैक के सीने पर उस दिन लगा था। हो सकता है कि इन दोनों के बीच में कोई तालमेल हो। उस लड़की की शिनाख्त के लिए हर तरफ न्यूज चलाई जा रही है। जब जैक ने यह देखा तो उसे लगा कि कहीं ये उसकी बेटी तो नहीं है। वो फौरन शेरिफ के पास पहुंचा और बताया कि वो उस लड़की को लाश को देखना चाहता है। लेकिन जब उसने उसके मुंह से पर्दा हटाया तो वो कोई और थी, और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज भी उसके दिल में कहीं कोने में यकीन है कि उसकी बेटी जरूर जिंदा होगी। उसके जाने के बाद एलिजाबेथ उसके बारे में वहां के डॉक्टर से पूछती है, तो वो सारी कहानी उसकी बताता है। उसकी कहानी जानने के बाद एलिजाबेथ को उसके लिए काफी बुरा लगता है। अगली सुबह काफी सोचने के बाद जैक ने आखिरकार उन पेपर पर साइन कर ही दिया, यानी कि अब उसकी बेटी का फ्यूनरल होगा। इतने में उसके पास वार्निंग अलार्म सुनाई देता है। कैमरा पर देखने पर पता चला कि कोई शिकारी है जो भाग रहा है, पर किसी जानवर के पीछे नहीं बल्कि एक लड़की के पीछे। इसीलिए फौरन वो अपनी बंदूक लिया और साथ में पेंट बॉक्स भी। ऐसा क्यों, वो आपको कुछ देर में पता लग जाएगा।
वो उसी जगह पर पहुंचा जहां पर पहले हमला हुआ था और आज भी वही घटना दोबारा होती है, लेकिन आज वो पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने हवा में पेंट उछाला और उस पर शूट कर दिया, जिससे पूरा पेंट नीचे गिर गया और इसमें वो शिकारी उसे दिखने भी लगता है क्योंकि उसमें वो लाल रंग लग चुका था, पर उसके बावजूद भी वो उसे पकड़ नहीं पाता और इस बात से उसे काफी गुस्सा आता है क्योंकि आज उसके पास एक अच्छा मौका था और इतनी में उसे वही लड़की मिली जिसके पीछे ये भाग रहा था। वो घायल थी, उसके गले पर वही सेम निशान थे जैसे उस लड़की की लाश पर थे। अब जैक उसे उठाकर काफी सेफ जगह ले जाने लगता है तो इधर शेरिफ अब उस एरो को लेकर एक खास शख्स के पास जाती है जो इन चीजों की काफी जानकारी रखता है। उसने बताया कि एटलस नाम का एरो है जो एंशिएंट टाइम पर जंग के दौरान इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इसे गैर कानूनी बोलकर बंद कर दिया गया क्योंकि इसे मौत हो सकती है। लेकिन हाँ, एक शख्स है जो इसे बनाता है अभी भी। सब उसे सैम कहकर पुकारते हैं। अब यह नाम सुनकर एलिजाबेथ को अपने भाई याद आता है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जिस फैक्ट्री में उसे पकड़ा गया था पुलिस ने, वो असल में सैम ही कंट्रोल करता है और सारे गलत काम वहाँ जवान लड़कों से वही करवाता है। इसीलिए एलिजाबेथ उसी फैक्ट्री की तरफ निकल पड़ती है, लेकिन वहां पर उसे वो कहीं नहीं दिखा। लेकिन पैटी नाम की लड़की ने उसे चुपके से बता दिया कि वो कहाँ मिलेगा, लेकिन उस एड्रेस पर जाने पर भी वो उसे नहीं मिलता। लेकिन हम एलिजाबेथ को कुछ सामान मिल गया जिनकी मदद से एटलस एरो को बनाया गया था। तभी घर में कोई आ गया। ये असल में उसी का साथी था जो उसे बताता है कि एक और लड़की की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज की गई है, जो असल में कोई और नहीं बल्कि वही है जो अभी जैक के साथ। इधर जैक जंगल में उसे उठाते उठाते थक चुका है, इसीलिए उसने एक जगह पर उसे रख दिया कि तभी वही लड़की उस पर हमला कर देती, ये समझ कर कि कहीं वो शिकारी तो नहीं है जो उसे मारना चाहता है। लेकिन जैक उसे समझाता है कि वो उसके साथ सुरक्षित है, उसे कुछ नहीं होगा। हालांकि वो मानने को राजी नहीं हो रही है, लेकिन धीरे धीरे करके जैक उसे यकीन दिला ही देता है। अब दोनों वहीं एक बंकर में छुप गए जिसे उसने ही बनाया था इस जंगल में ताकि शिकारियों को पकड़ सके, पर फिलहाल वो खुद उसे बचने के लिए यहाँ छुपा है। वो उस लड़की से पूछता है कि उसका नाम क्या है, पर वो यहाँ तक कैसे आई, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती। असल में देगी भी कैसे, उसके गले की वोकल कॉर्ड को ही काट दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, उस शिकारी ने बोलने की क्षमता को ही छीन लिया ताकि वो चिल्ला ना सके और वो आराम से उसका शिकार कर पाए। अब पहली वाली लड़की के साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था, क्योंकि काफी देर तड़पते हुए वो ऐसे ही इधर उधर भाग रही थी, लेकिन अंत में उसका अंत हो गया। लेकिन अब जैक ऐसा होने नहीं देगा, इसीलिए इशारों में जैक उसे समझाता है कि वो उसके साथ सुरक्षित है और अब उस लड़की को भी समझ आ चुका है कि वो चैन की सांस ले सकती। इसीलिए वो जमीन पर अपना नाम लिखकर उसे बताती है कि वो मॉली है। सुबह हुई तो जैक उसे लेकर अब वापस चलना शुरू करता है। इस तरफ एलिजाबेथ को लीड मिलती है जो उसे कुछ खास पसंद नहीं आई थी। दरअसल मॉली को आखिरी बारी ग्रुप के साथ देखा गया था, लेकिन उसे शक जैक पर हो रहा है क्योंकि उसने आखिरी बारी कुछ शिकारियों के हथियार छीनकर खुद के पास रख लिए थे। वो उसे कहीं न कहीं साइको भी लगता है। क्या पता अपनी बेटी की मौत के बाद वो ऐसा बन गया हो। इधर जैक अब थका हारा घर पहुंचता है तो उसे वहां किसी के होने का अंदेशा लगा। वो चौकन्ना हो गया, लेकिन इतने में उस पर हमला हो जाता है। जी हाँ, उसका शक सही था। घर में कोई पहले से मौजूद था जो कोई और नहीं बल्कि वही शिकारी था जो अपने एरो से उस पर हमला करता। लेकिन जैक भी उसे लड़ाई में कम नहीं था, लेकिन वो थका हुआ है और वो घायल भी है, इसलिए ज्यादा देर वो उसे रोक नहीं सका, जिससे वो अपने मकसद में सफल हो गया और मॉली के पेट में एरो घुसाकर उसे मार देता है। ये देखकर जैक बुरी तरह से टूट जाता है क्योंकि वो उसकी जान नहीं बचा पाया। लेकिन ये सब यही खत्म नहीं होता। इस बीच वहां आ जाती है एलिजाबेथ और अंदर घुसते ही उसने वहां मॉली की लाश देखी। तभी साइड में निकला जैक जिसके हाथों में बंदूक थी। अब ये साफ दिख रहा है कि जैक ने ही उसे मारा है, लेकिन असली कहानी में ट्विस्ट तो यहाँ आता है क्योंकि उसके पीछे खड़ा था वही शिकारी जिसने एलिजाबेथ को देख अपनी हाथों की उंगलियां चटकाई और इससे वो समझ गई कि ये कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का छोटा भाई ग्रुप है जिसे वो हर बारी बचा लेती है। लेकिन इस बार वो क्या करेगी? आज भी उसने वही किया जो हर बारी करती है। उसने जैक को शूट किया जिससे ग्रुप को मौका मिल गया भागने का। वो भी गया जंगलों में जहां उसी का लगाया हुआ जाल में एलिजाबेथ गिर गई और चोटिल हो गई। अब तक जैक भी समझ चुका है कि एलिजाबेथ ने अपने भाई को बचाने के लिए ये सब किया, इसीलिए उसने उसी के रेडियो से एम्बुलेंस बुलाई ताकि वो मॉली को ले जा सके क्योंकि अभी भी उसमें जान बाकी है। और खुद वो कार लेकर पहुंचा सीधा अपनी एक्स वाइफ के घर जिसका पति पुलिस में था। जब उन्होंने उसकी हालत को देखा तो हैरान रह गए। वो जैक को हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते, इसीलिए कार्ल ने उसी फैक्ट्री के बाहर खड़ी एक ट्रेलर में डॉक्टर को बुलाया, उसका इलाज करवाना शुरू किया। इस दौरान जैक ने उसे सब कुछ बताया, अभी ये सब कुछ जो भी चल रहा है वो कौन कर रहा है। अब जैसे ही वो ट्रेलर से बाहर आया उसने देखा कि वहां पर ग्रुप अपने दोस्तों के साथ खड़ा होकर नशे कर रहा है। अब उसके पास इससे अच्छा मौका तो नहीं होगा उसे पकड़ने के लिए और इसीलिए उसने दौड़ लगाई, लेकिन ग्रुप बचकर ट्रेलर में आ गया और डॉक्टर के गले पर चाकू लगाकर वो धमकाने लगता है। लेकिन जैक के अंदर अभी भी जान बची हुई है। उसने उसे एक
उसने एक हाथ उसका पकड़ लिया और डॉक्टर को आजाद कर दिया और कार्ल ने फाइनली उसे अरेस्ट कर लिया। उधर घायल एलिजाबेथ को जब इस बारे में पता चला तो वो फौरन अपने भाई से मिलने के लिए आई ताकि इस बार भी कोई पैतरा लगाकर उसे छुड़ा ले। लेकिन इस बार कार्ल उस पर कोई मेहरबानी नहीं करता। उसने ये तक कह दिया कि उसके भाई ने कुछ कन्फेस किया तो शायद अब उसकी नौकरी भी चली जाए। ये सुनने के बाद एलिजाबेथ परेशान हो जाती है। देन ग्रुप इन लोगों को लेकर एक लोकेशन पर जाता है जहां उसने सैम को कैद करके रखा था। जी हाँ, उसी फैक्ट्री का मालिक जिसने ग्रुप पर बहुत अत्याचार किए। इसी का बदला लेने के लिए उसने उसे कैद किया। यानी कि जो शिकारी है ये सब कर रहा है वो कोई और ही है जिसने एलिजाबेथ को ही बेवकूफ बना दिया। अब ये बात जानने के बाद ये लोग सीधा सैम के पास गए और पूछा कि ये आरो क्या है, क्या उसने बनाई है। पर वो इनकार करता है क्योंकि वो अपनी किसी भी आरो पर कोई निशान नहीं छोड़ता। ये किसी और का काम है। ये जानने के बाद ये लोग चिंतित हो जाते हैं क्योंकि अभी भी इन्हें शिकारी नहीं मिला है। जैक ने अब अपना बयान बदल दिया है जिसलिए एलिजाबेथ की जॉब बच जाती है। उसे पता चल गया है कि ग्रुप ने ये सब नहीं किया तो अब मॉली भी बच चुकी है। इतना सब कुछ होने के बाद उसने अब अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला किया क्योंकि अब उसे एहसास हो गया है कि जिंदगी एक बार ही मिलती है। उसे खुशी खुशी जीना चाहिए और ऐसे शराब पीकर व्यर्थ नहीं करनी चाहिए। लेकिन अभी भी एक सबसे बड़ा सवाल है कि शिकारी आखिर है कौन, क्या कोई उसे पकड़ पाएगा या फिर नहीं। जैक अब कुछ सामानों को लेने के लिए ग्रोसरी जाता है। तभी उसकी नजर उसी ट्रक पर पड़ी जिसके ऊपर उसने शुरुआत में मार्क बनाया था। उसे एक उम्मीद नजर आई इसीलिए वो पास गया, लेकिन उसमें कोई भी मार्क नहीं था। जो देख उसके हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा ही लगी, इसीलिए वो वापस अपनी कार में आ गया। लेकिन तभी एक और वैसे ही ट्रक उसके पास से गुजरी जिसमें वो निशान था। इस बारी वो कंफर्म था और बस खड़ा रहा कि किसी भी समय उसके ड्राइवर पर हमला कर दे। लेकिन उसमें से तो एक बूढ़ा शख्स बाहर आता है। जो देख उसने उससे पूछा क्या उनका कोई बेटा है, पर वो इनकार करते हैं ये कहकर कि वो अकेले ही रहते हैं और इस ट्रक के मालिक वही है। तो जैक ने उनसे झूठ कहा कि असल में इस ट्रक के ड्राइवर ने एक बार ही उसकी मदद की। वो उसे शुक्रिया कहना चाहता है। तब वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि कभी कभी मेरा पड़ोसी इस ट्रक को लेकर जाता रहता है। ये सुनते ही वो उसके पड़ोसी के घर गया और घर पर कोई नहीं था। उसने लॉक तोड़ा और अंदर घुसा। घर में रखी चीजों से पता चल गया कि ये जरूरी किसी शिकारी का घर होगा। लेकिन इससे भी भयानक था जब वो नीचे बेसमेंट में गया जहां पर न जाने कितनी लड़कियों की मिसिंग पोस्टर चिपके हुए थे और एक कोने में उसकी बेटी का भी पोस्टर था। थोड़ा और आगे गया तो वहां एक ऑपरेशन रूम, उस दौरान वो एक लड़की लेटी थी जिसके वोकल कॉर्ड निकले हुए थे। और ये देख अब जैक को यकीन हो जाता और ये सब जो भी कर रहा है वो इसी घर का मालिक है। पर इससे आगे वो कुछ और सोच पाता है तभी उस पर हमला होता है। वो हमला करने वाला शख्स असल में दोस्तों वही डॉक्टर था जिसे कार्ल ने बुलाया था जैक का इलाज करने के लिए उस ट्रेलर में। जी हाँ, यही इस कहानी का विलेन है। अब सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है एलिजाबेथ पर जो मॉली से मिलने के लिए आई थी, जिसका इलाज डॉक्टर बूम ही कर रहा है। पर वहां उस समय नहीं था वो। पर एलिजाबेथ को वहां डॉक्टर और उसकी बेटी की फोटो दिखी। लेकिन अब एलिजाबेथ को वहां पर डॉक्टर और उसकी बेटी की फोटो दिखती है जिसके बारे में नर्स ने बताया कि सालों पहले उनकी बेटी एक ड्रंक ड्राइवर केस में कुचलकर मारी गई और उनकी बेटी का नाम मेलिसा था। बूम यानी कि MB, वही सेम लोगो जो हम शुरुआत में सभी एरोस पर देखते हुए आ रहे हैं। और ये सब देखकर उसके दिमाग का ढक्कन खुलता है और वो फौरन डॉक्टर के घर पहुंचती है जहां वो तो नहीं था पर हाँ वहां मौजूद रखी चीजों से उसे समझ आ चुका है कि ये सब क्या चल रहा है। अब वो वहां से जैक के घर गई उसे बताने के लिए कि उसकी बेटी का कातिल मिल चुका है। पर वो तो वहां था ही नहीं बल्कि उसका तो शिकार हो रहा है। जो चीज एलिजाबेथ उसके घर में लगे मॉनिटर में देख लेती है, क्या सच में जैक का शिकार हो सकता है? उसे अच्छा तो इस जंगल को कोई भी जानता नहीं है और उसने हर जगह पर ट्रैप को खोल दिया जिसमें एक में डॉक्टर फंस जाता और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता जैक ने उसे मार मार कर उसका हुलिया ही बिगाड़ दिया। पर जान से मारने से पहले वो उसे पूछता है कि आखिर उसने उसकी बेटी को क्यों मारा। डॉक्टर एक बहुत ही अजीब सा जवाब देता है जो किसी भी समझ के परे है। उसका कहना था कि उसके पिता यानी कि वो शराबी था और उसे शराब पीने वालों से सख्त नफरत है क्योंकि एक शराबी ने उसकी बेटी की जान ली, इसीलिए वो सभी शराबियों से बदला लेता है। उसकी ये बात सुनकर अब जैक उसे पूरी तरह से मार देता है। पर तभी वहां एलिजाबेथ आ जाती है जिसने कहा कि इसे पुलिस के हवाले कर दो। पर जैक को पता है कि पुलिस कुछ नहीं करेगी, उसे सजा देना होगा। इसीलिए उसने खाई में उसे नीचे फेंक कर पूरा किस्सा खत्म कर दिया। अब एलिजाबेथ भी कुछ नहीं कर पाई क्योंकि शायद उसे भी पता है कि ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब जैक ने टाउन के हर जगह से अपनी बेटी का पोस्टर हटा दिया क्योंकि अब उन्होंने उसका फ्यूनरल कर दिया है। उधर एलिजाबेथ ने उस फैक्ट्री को तोड़कर गिरवा दिया है ताकि उसके भाई की तरह और जैसे जवान लोग की जिंदगी बर्बाद ना हो। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।